नए ज्ञान सागर में आप सभी लोग को स्वागत है। आज बिहार पुलिस के दूसरा टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहता है, बिहार सरकार में शामिल है। कौन शामिल है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। तो ये तीनों शामिल है, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे आपको कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? याद रखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, सर्वोच्च न्यायालय का भी न्यायाधीश का पद खाली हो, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अध्यक्ष जो है, न्यायाधीश जो है, वह उस पद पर रह सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वह डी होगा। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, नीचे दिए गए, कहता है नीचे दी गई सूची 1 और 2 को मिलाना है। सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार किस में है? तो याद रखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 37 में है। और कहने का मतलब है उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेगा तो अनुच्छेद 124। तो इसका आंसर हो गया, यानी 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3 इसमें देखिए कौन है, 1 का 3, 2 बी का 4। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ए हो जाएगा, ए होगा। आगे क्वेश्चन कहता है, 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? पहला है, राज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राज का धर्म से नज़दीकी संबंध है, राज धर्मों के बीच भेदभाव कर सकता है, राज धार्मिक समूह अधिकारों को मान्यता देता है। तो इसका सबसे सटीक जो 5 का आंसर हो जाएगा डी होगा। ठीक है, ऐसे करने का मतलब, ऐसे भी देखिएगा तो राज का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो है ही, लेकिन राज धार्मिक समूहों के अधिकारों को क्या काम करता है कि मान्यता देता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि भारतीय विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन जो है, भारत के विभाजन के कौन सा कथन गलत होगा, वह हमको इसमें बताना है। तो याद रखिएगा 6 का जो आंसर हो जाएंगे वह आपको, देखिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगीति नहीं थी, ये विभाजन का कारण नहीं था। इसका मतलब है कि ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है? ये देखिए, इसमें कौन सा कथन जो है वह असत्य है? पहला कहता है 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। दूसरा कहता है कि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य को बनाया गया। सी में कहता है नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। और डी में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ। तो इसका मतलब है कि 7 का जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, डी सही होगा, ये गलत है, मेघालय से अलग नहीं होगा। आगे अगर हम लोग देखें 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर है 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1975 में जो राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है फारूक अली अहमद, इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोच्चतम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मूल कर्तव्य द्वारा, राज्य के नीति निर्देश तत्वों द्वारा, और कहने का मतलब 7वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल नहीं था? ये कहता है कि कौन सा सिद्धांत जो है वह शामिल नहीं था। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहला है शांतिपूर्ण, ठीक है। दूसरा है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, ये भी ठीक है। उसके बाद समानता और पारस्परिक लाभ, ये भी सही है। रक्षा में व्यय के क्रम के रूप में कमी को लाना, रक्षा व्ययों के क्रमागत रूप में कमी लाना, ये नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन जो है आपको क्या कहता है, अगला देखिए, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अवधि में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये इसका जो आंसर सी हो जाएगा 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर कहता है, भारतीय संविधान, देखिए, भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है वह कौन सा हो सकता है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करने के लिए इसमें याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के रीट अनुच्छेद 32 हुआ, और उच्च न्यायालय का 226 हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 13 नंबर में, कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए कि कौन सा सही हो सकता है और कौन सा गलत है।
तो इसमें अगर हम लोग देखें सूची 1 और सूची 2 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग देखें तो कहता है कि विटामिन ए से कौन सा होता है। तो ए का देखिए सिंपल है, अगर हम लोग देखें एक का अगर हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग मिलाएंगे विटामिन ए। विटामिन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे कौन सी, दृष्टिहीनता, 1 का 3, ठीक है। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी, यानी विटामिन सी से स्कर्वी 4 हो जाएगा, और डी से रिकेट्स, यानी कहने का मतलब 1 का 3, 1 का 3, उसके बाद 2 का 1, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2, यानी ABC का सबको हम लोग, तो ये आपको एक का ए नंबर में सब मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है केचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। केचुए नासिक ग्रंथियों द्वारा सांस लेता है, गलत, ये नहीं होगा। केचुए त्वचा के द्वारा श्वसन लेता है, ये सही हो जाएगा, त्वचा के द्वारा श्वसन की कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहता है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ली जाती है। हम लोग जानते हैं उसको कहते हैं रंध्र। रंध्र के द्वारा जो है उसमें गार्ड सेल पाए जाते हैं। जब भी उसमें पानी यानी वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जब पानी उसमें जाती है तो वो फूल जाता है और विसरण विधि द्वारा जो है CO2 ले लिया जाता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए कहता है किसी सामान्य वयस्क मनुष्य जो है विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर उसका कितना होता है। बहुत सिंपल है, यानी 15 से 18 है ना प्रति मिनट उसका श्वसन दर होता है। अगला क्वेश्चन है आग बुझाने वाले कर्मचारी परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उस अग्निरोधक बनाता है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो याद रखिएगा जो आग बुझाने वाला आदमी होते हैं उसके जो परिधान होता है यानी कपड़ा जो पहनते हैं उसके ऊपर एक परत होते हैं, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलामाइन, है ना, मेलामाइन जो है इसकी परत होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के कई परतों में बटी होती है, इसमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा 18 का जो आंसर हो जाएगा मेंटल, है ना, जिसको प्रावार कहते हैं, ये बी नंबर इसका आंसर सही होगा। पृथ्वी के पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो वृद्धि जो सिंपल है यानी पौधों में वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होता है वह याद रखिएगा, यानी तनों में वृद्धि, है ना। ऊपर पत्तियों ये समय कहेगा तो शीर्ष हो जाएगा, लेकिन तना में होगा तो पार्श्व विभज्योतक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखिए 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में रहती है। सामान्य वातावरण में द्रव की अवस्था में जो रहती है इसका आंसर सिंपल ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है। तो जल की कठोरता के लिए जो है निम्नलिखित में से जो तत्व उत्तरदायी होते हैं वो याद रखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंतरोसिम क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 22 का जो आंसर है जिसको ATP कहते हैं, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, यही ईंधन के रूप में रहता है। निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 23 का जो आंसर हो जाएगा D ब्लॉक के जो तत्व है उसको संक्रमण कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। थाइमस ग्रंथि के लिए कौन सा कथन जो है वह असत्य है, याद रखिए। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावित करती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये थायरॉक्सिन नामक थायराइड ग्रंथि होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यही असत्य हो गया, पहला क्या असत्य हो गया। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए 25 नंबर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। गामा किरणें कैंसर को नष्ट करने में सहायक होता है। गामा किरण की अगर बात करेंगे तो ये। उसके बाद है पराबैंगनी किरणें जो है जल शोधक में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अवरक्त किरण क्या है, तो ताप के लिए, ठीक है, जैसे आपको बताया पिछले सेट में भी चला था, ताप संबंधी जो अवरक्त किरण, और एक्स किरण जो है ये। तो इसका आंसर क्या होगा ये देख लीजिए, यानी पहला के 2, A का 2, B का 4, A का 2, B का 4, C का 1 और D का 3। तो इसका मतलब यह देखिए यहाँ मिला लीजिए, यानी कहने का मतलब है A का क्या था, A का
2, तो ए का 2, ठीक है। उसके बाद बी का एक्स कितने, बी का नैदानिक, हाँ बी का 4, तो बी का 4, ठीक है। और पराबैंगनी किरण का हो गया 1, ठीक है। ऑर्गेनिक औरत के 3। इसका मतलब बी इसका ऑप्शन जो है वह सही है, बी इसका ऑप्शन सही होगा। 25 का जो है याद रखिएगा बी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ओम के नियम में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, तो याद रखिएगा भी बराबर क्या होगा, आई आर होगा। यानी कहने का मतलब है भी बराबर क्या होगा, आई आर। आपको बताया गया होगा कि निश्चित ताप पर जो है, नियत ताप पर जो है किसी भी विभवांतर जो होता है धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही होगा। अगला है क्वासी ओड़कर, है ना। क्वासी ओड़कर जो है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह असत्य है। यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला एक विकार है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे में पोषण माह की दूध की कमी से होता है। सी नंबर है, इसमें से परामर्श के हाथ पैर ये सब हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं और पेट निकल जाता है, ठीक है। यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाले से होता है। यानी ये प्रोटीन वाला, ये सब सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये बी नंबर जो है एक गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, देखिए कहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। निम्नलिखित में विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प जो है उसको चुनना है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अगला क्वेश्चन है अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन से तरंग जो है वह छोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा प्राश्रव्य तरंग को वह छोड़ता है। यदि एक वस्तु द्वारा द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कै गुना हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, यानी गतिज ऊर्जा का अगर देखें तो 1/2 होता है mv²। तो याद रखिएगा अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और वेग को दुगना कर दिया जाए, द्रव्यमान 1/2 हो जाएगा, अब वेग 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 2 से 1 2 कर जाएगा तो 2 होगा, कै गुना, दुगना हो जाएगा। बी आंसर इसका सही होगा, दुगुना। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम या दही से मक्खन, दूध से क्रीम या दही से मक्खन निकालने की सिद्धांत या कौन सी सिद्धांत है, कौन सी बल के आधार पर जो है यह निकाला जाता है। 31 का जो आंसर देख लीजिएगा, यानी कहने का मतलब आप केंद्रीय बल इसको कहते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते। जीवाणु से कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होता, ठीक है। तो जीवाणु से नहीं होने वाला 32 में अगर हम लोग देखते हैं तो टाइफाइड जो है और विषाणु से होने वाला रोग है। मलेरिया हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है। ओ सॉरी, इसमें आपको 1 मिनट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा जीवाणु से नहीं होने वाला रोग की अगर हम लोग बात करते हैं, कौन कौन से जीवाणु से नहीं रोग होते हैं, तो याद रखिएगा जीवाणु से नहीं होने वाला जो रोग है आपको पोलियो नहीं है, ये विषाणु से होता है। उसके बाद खासरा भी विषाणु से होता है, टाइफाइड भी आपको विषाणु से होगा। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं होता है, तो इसका मतलब सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। यानी 33 वाला में अगर हम लोग देखें, यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन सिंपल आपको कहा, याद रखिएगा क्वेश्चन आपको कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में संक्रामक रोग कौन नहीं है, इसको हमको देखकर बताना है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा संक्रामक रोग जो है कौन नहीं है, कैंसर, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हैजा। तो संक्रामक रोग की अगर बात करेगा कौन नहीं है, चिकन पॉक्स संक्रामक है, तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस ये भी संक्रामक है, हैजा या कॉलरा ये भी संक्रामक है, ठीक है। कौन संक्रामक रोग नहीं है, 33 में कहता है कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो संक्रामक रोग जो हो जाएगा याद रखिए चिकन पॉक्स हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक, यानी कैंसर संक्रामक रोग जो है वह नहीं है। तो इसका जो आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है
कि उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल बाहर की तरफ अगर करेगा तो इसको अपसारी दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा डी, अपसारी दर्पण कहते हैं। 35 नंबर है मिलाना है, ठीक है, मिलान करना है। 35 का अगर हम लोग देखें कौन सा सही होगा यह ध्यान रखना है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील क्या है, तो ये मिश्र धातु है, ठीक है। स्वर्ण क्या है, तो धातु है, ठीक है। स्वर्ण क्या है, स्वर्ण क्या है, धातु है। अच्छा, उसके बाद कहता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु है। अक्रिय धातु, सक्रिय धातु, सल्फर अधातु हो गया। 3 का 1, देखिए सल्फर जो है अधातु। 35 का अगर हम लोग देखें, देख लीजिए सही से इसको, अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर देखें कहता है सुमेलित करना है। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, मिश्र धातु है। ए का जो है याद रखिएगा, यहाँ से मिला लेते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ठीक है। एक का ए, सल्फर क्या है, तो ये अधातु है, ठीक है। 2 हो गया, यानी ए का 3 और सी का 1, यानी इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 3 का जो है, ए का जो है 3 सही है। उसके बाद बी का जो हो जाएगा स्वर्ण अधातु अक्रिय, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, Mg जो है वह धातु हो जाएगा। और डी का अगर हम लोग देखें तो दो धातु होगा और ये अधातु अक्रिय धातु। तो इसका आंसर हम लोग को हो गया डी नंबर सही, 35 का डी। उसके बाद कहता है याद रखिएगा, इसका अगर हम लोग देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऐसे देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से ये आपको छोड़ कहीं कहीं ये भी देगा पूरा विस्तारीय रूप में अगर कहेगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे अगर हम लोग देखें, कंचनजंगा शिखर हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, अगर हम लोग 37 का देखें तो कौन से शिखर में अवस्थित है, तो इसका आंसर दार्जिलिंग और सिक्किम में कंचनजंगा हिमालय में स्थित। अगला कहता है, अगला देखिए कहता है कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करना है। यानी कहने का मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जो है कौन कौन व्यवस्थित है, इसको आपको पहले जो है अगर पूर्व से अगर पश्चिम की बात करेंगे पहले रोहतांग आ जाएगा, याद रखिएगा रोहतांग, जलेपला, दीफू और नीति। ये कहने का मतलब नीति दर्रा, ये ऐसे करके अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम की ओर है। आगे अगर हम लोग देखें 39 का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का दाहिनी सहायक नदी है। पूछता है दाहिनी और बाएं सहायक नदी। तो 39 का आंसर सोन नदी जो है दाहिनी सहायक नदी। उत्तर पूर्व मानसून के समय से भारत में अक्टूबर दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75% की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। उत्तर सरकार तट के सहारे, कोंकण तट के सहारे, मालाबार तट के सहारे, कोरोमंडल तट के सहारे, यानी 75% वर्षा जो है वह कहाँ से होता है। तो 40 का याद रखिएगा कोरोमंडल तट से होता है। अगला क्वेश्चन जो कहता है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र का मुख्य माना जाता है। तो याद रखिए पतन के रूप में हम लोग लोथल को मानते थे। अगला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, निम्नलिखित राजाओं पर विचार करना है कि विचार का अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन बिंदुसार और प्रसेनजीत थे, इसका मतलब बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से नाटक में गुप्त काल के एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों का दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो याद रखिएगा इसका 43 का जो आंसर हो जाएगा, 43 की अगर हम लोग बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम में। अब देखिए आगे जो है अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 44 के, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित विनिर्माण, पशुपालन, खनन, वानिकी और पशुपालन, यानी विनिर्माण, पशुपालन, खनन और वानिकी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन किसको शामिल किया गया है, ये हम लोग को देखना है। तो याद रखिएगा द्वितीय में जो है विनिर्माण आ जाएगा, कौन आ जाएगा, तो याद रखिएगा इसका विनिर्माण आ जाएंगे, इसका आंसर विनिर्माण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आंकलन किया जाता है।
वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श कार्यालय और वित्त मंत्रालय। प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। इसका जो आंसर 45 का हो जाएगा, याद रखिएगा 45 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 45 का जो आंसर हो जाएंगे, 45 का आंसर सी होगा। अगला अगर हम लोग देखें, किसी भी राष्ट्र की औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 46 का जो हम अगर देखें तो 46 का जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, यह देश की कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर उसका औसत आय ज्ञात हो जाता है। सिंपल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिए 47 का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अगला अगर हम लोग देखें 48 की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 48 का ए हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 49 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये तो सिंपल है, याद रखिएगा। 49 का जो आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो एक लेखा वर्ष के दौरान सभी वस्तुओं को, है ना, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो याद रखिएगा 50 का क्या हो जाएगा? ए। 50 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में करेंसी जारी करती है? कौन सा संस्था जो है वो भारत में करेंसी जारी करने का अधिकार है? तो 51 के याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह आपको करेंसी जारी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया? ऐसे अगर हम लोग 52 की बात करते हैं तो सबसे पहले हिंद एवं तब शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? अशोक स्तंभ जो है, याद रखिएगा 53 का जो हुआ समुद्रगुप्त, है ना। आगे अगर देखें, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों द्वारा करवाया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो है वह किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ये दोनों के द्वारा करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को जो है वह मिलाना है, ये दोनों का मिलान करना है। सूर्य मंदिर जो है कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, जैन मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो एक अगर हम लोग बात करते हैं, याद रखिएगा, एक अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको अगर देखिएगा, इसको 55 का जो है 55 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ए का जो हो जाएगा आपको, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, सिंपल हो गया। उसके बाद आपको कहता है लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो लिंगराज मंदिर ए हो जाएगा, भुवनेश्वर। जैन मंदिर कहाँ है? तो सिंपल है, जैन मंदिर की अगर हम लोग बात करेंगे तो माउंट आबू और कंदरिया महादेव खजुराहो, इसका मतलब है इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1911 ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 1905 में बंगाल विभाजन को रद्द किया, इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित किया। तो 56 का याद रखिएगा, 56 का दोनों सही है, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कथनों को देखना है ना, यानी कौन सा कथन जो है वह सही होगा, ये देखिएगा। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल को गिरफ्तारी के विरुद्ध में एकत्र हुए थे, ठीक है। और तीसरा कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड गोली चलने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, इसका मतलब है इसका सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही बात हो गया। 57 का डी। 58 में क्या कहता है, 2 सितंबर 1946 को, कहता है 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू जी को कौन सा पद दिया गया था? तो नेहरू जी के जो पद दिया गया था 58 का, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्रों को कहा जाता है? तो फूलों की घाटी तो सिंपल हो गया, 59 का जो आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड, हिमालय को कहा जाता है। आगे अगर देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, उत्तर पूर्व किस राज्य के मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो याद रखिएगा 60 का जो आंसर हो जाएंगे, मोलेसिस बेसिन किसको कहा जाता है? तो 60 का आंसर याद रखिएगा, 60 का आंसर हो जाएगा मिजोरम को कहा जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है। तो सारावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखिएगा जोग है ना, जोग जो है सारावती नदी पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर, ये तो सिंपल है, प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 63 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, 63 की अगर हम लोग बात करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मुक्त तो होती है वह उत्पन्न होती है, वह उत्पन्न होती है, तो याद रखिएगा जल, क्लोरोफिल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जल में, जल से जो है वह मुक्त होती है। CO प्लस हम लोग लेते हैं H2O है ना, तो यहाँ जल से जो है O2 जो है वह मुक्त होती है, तो याद रखिएगा 63 के आंसर हो जाएगा ए। 64 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक थी। तो 64 का आंसर याद रखिएगा, 64 का जो आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, देखिए 64 का चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडुचेरी, इसका जो आंसर होगा पांडिचेरी। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना महाराष्ट्र में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार याद रखिए 2001 में मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो याद रखिएगा 67 का जो आंसर हो जाएंगे मणिपुरी, और सबका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना को किस रूप में भी जाना जाता है, इसको यानी किस नाम से हम लोग जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। तो याद रखिए पीसी महालनोबिस योजना के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको समुचित करे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 69 का याद रखिएगा, राष्ट्रपति को समुचित करना है। अगला क्वेश्चन है शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। सिंपल है, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखिएगा, यानी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसका जो होगा सिंपल आंसर याद रखिएगा 49 में किया गया, यानी 1949 को किया गया। कौन सा व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुना गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे 71 का याद रखिएगा, राम सुतार को चुना गया। 72 में क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया, यानी हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो 72 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डी, गोलाघाट है ना, गोलाघाट। अगला है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है, यानी 11वां सदस्य कौन बना है हाल ही में। तो इथोपिया, याद रखिएगा डी इसका आंसर सही होगा। 74 देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी प्रथम प्राप्त किया है। तो 74 का याद रखिए, 74 का आंसर जो होगा महाराष्ट्र प्रथम झांकी जो है वो प्राप्त हुआ है। 75 की अगर हम लोग भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा 75 का जो आंसर हो जाएगा, 75 का मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, ये दोनों को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा परिचालित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 76 का याद रखिएगा, ये श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा। हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा कोझिकोड है ना, कोझिकोड को जो है वह शामिल किया गया। अगला है हाल ही में चर्चा में रही PM वाणी योजना किससे संबंधित है। PM वाणी योजना जो है 78 का याद रखिएगा, ये आपको सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से संबंधित है। अगला है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो याद रखिएगा 79 का जो आंसर हो जाएगा, आपको बता देते हैं कि सर्विसेज, ये यानी कहने का मतलब प्रथम स्थान पर है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है, छत्तीसगढ़ की बोली कौन सा बोली है। 80 का याद रखिएगा, ए पूर्वी हिंदी बोली।
अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास की साहित्यिक अनुक्रम कौन सा है, यानी कौन सा अनुक्रम जो है वह साहित्य का हिंदी भाषा के साहित्य का सही अनुक्रम है। याद रखिएगा पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी, यानी ये सही है। अगला है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वह सी 14 सितंबर 1949 को। चंचल मान वाला का अर्थ सही लोकोक्ति कौन सी है, तो इसका आंसर 83 के याद रखिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है किस विकलांग संप्रदान कारक का सही अनुप्रयोग है, किस 84 का जो है किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा इसका डी बच्चों के लिए मिठाई लाओ, ये सही हो जाएगा। कहता है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कौन है, अंतः जोड़ निहित, यानी ए सही होगा, यानी 85 का ए सही हो जाएगा। 86 है सब लोगों से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी जो गलत है उसको चुनना है, तो इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा गलत वर्ड है इसको देखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ये गलत लिखा, उसके बाद हो जाएगा इसका आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है विल आई एग्री विथ हिज विथ लग जाएगा, उसके बाद कहता है प्रोपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री टू हिम, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन थॉमस कप का संबंध किससे है, सिंपल है, थॉमस कप जो है वह किससे संबंधित है, याद रखिएगा इसका आंसर बैडमिंटन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत का चुनाव कराया जाता है, कौन सा मानक साधन, ईवीएम है ना, इलेक्ट्रॉनिक